हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंतर्गत जो डायस्पोरा है हमारा, उसको हम किस तरीके से अपने इन डायस्पोरा के हेल्प से पूरे दुनिया को इम्पैक्ट करते हैं। और आपने हाल ही में देखा था कि यूएसए में एक इंडियन जो मुल्क के सिख, जो आपको फर्स्ट सिख लेडी जो है वो आपको चीफ जस्टिस बने थे आपको यूएसए में। तो जो हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो आप बोल सकते हो एजुकेशन में या आप बोलिए लीगल फील्ड में, हर जगह हम लोगों ने जो है न कि भारत बल्कि पूरे देश में अपना डंका बनाया। और अभी नासा में भी जो है हमारे जो चीफ टेक्नोक्राफ्ट है वहाँ पे आपको इंडियन मुल्क ही है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप नए हैं प्रथम आईएएस पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखिए, हुआ क्या है कि अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है ना, भारत सरकार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं उसकी 17वीं जो एडिशन है वो 9 जनवरी को हर साल भारत सरकार मनाता है। तो इंदौर जो कि कहीं ना कहीं स्वच्छता के दृष्टिकोण से पूरे दुनिया में फेमस है, भारत की सबसे स्वच्छ शहरों में से पहले स्थान पे है और ये लगातार आ रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें हुई है। और इस बार की जो थीम थी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ध्यान रख लीजिए आप, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्राम इन अमृतकाल। देखिए, अमृतकाल किसे बोलते हैं? देखिए, अमृतकाल बोलते हैं कि आपको पता होगा कि भारत ने 2022 में आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई। और उस 75वीं सालगिरह से 100 साल की जो पीरियड है, अगले 25 साल की 2027 तक, आपने हमेशा देखता होगा कि भारत के मिनिस्टर्स ये बोलते हैं कि हमारा टारगेट है 2027 तक भारत को विकसित बनाना। तो ये जो 25 साल की पीरियड है उसे हम अमृतकाल बोलते हैं। और इस बार जो एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्यों था, इम्पोर्टेंस ये था कि आपको पता होगा कि जो सूरीनेम है, एक साउथ अमेरिका की छोटी सी कंट्री जहाँ पे लगभग 23% भारतीय, और अगर आप रिलीजन पर्सपेक्टिव से देखिए तो दूसरी सबसे बड़ी रिलीजन रहने वाला जो है वहाँ के राष्ट्रपति। क्योंकि जो हमारी 150 साल पहले जो माइग्रेशन हुई थी थाउजेंड्स ऑफ इंडियन को अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ के गन्ना के खेते में जो करने के लिए गए थे, तो उनकी इस 150th माइग्रेशन जो हमारे इंडिया की तरफ से फर्स्ट माइग्रेशन था, उसके रिमार्क्स को यहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और इसलिए सूरीनाम के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने बाकायदा ये चीज़ें वहाँ पे बताने की कोशिश की कि अब पूरे वर्ल्ड को जो है ना हिंदी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के फॉर्म में जो है ना आपको डेवलप करने की ज़रूरी है। क्योंकि भारत अब भारतीयों जो है ना, भारतीयत में ही नहीं पूरे दुनिया में है। आप यूएसए देख लीजिए, आप कनाडा देखिए, आप मॉरिशस, कुछ छोटी छोटी कंट्री तो इवन इतना ज़्यादा वहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं कि आप लगभग कंट्री ही भारतीय मूल से बना हुआ है, जैसे फिजी। तो इन सब के अपार्ट जिस तरीके से इस बार यूनाइटेड नेशन ने अपनी जितनी भी उनकी रेजोल्यूशन होगी अब वो हिंदी में भी जारी होगा, तो इम्पोर्टेंस दे रहा है इंडिया को। उस हिसाब से जो हमारे डायस्पोरा है, जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रदूत के नाम से बुलाते हैं, वो एक्चुअली में अब इम्फेसिस कर रहे हैं कि अब पूरी दुनिया को हिंदी को तहजीब देना चाहिए। और इसलिए जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट है, जो इस बार हमारे प्रवासी भारतीय के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने आपको इस चीज़ पर फोकस किया है। अगर आप बाउंड्री की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंच गुवेना, और इधर आपको एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो अटलांटिक ओशन है उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करते हैं सूरीनाम। जी हाँ, अब इम्पोर्टेंस क्या है तो देखिए, अगर आप पूरी दुनिया में, मैं ये सोर्स कहाँ से ले रहा हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, अगर दिसंबर 25, 2021 तक अगर आप देखोगे कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ ओवर 1 मिलियन इंडियंस रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना बड़ा सर्किल है उतना बड़ा आपको यहाँ पे ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे बड़ा आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे यूएसए दिख रहा होगा जहाँ पे 44 लाख रहता है इंडियन, फिर कनाडा, फिर आपको यहाँ पे यूके, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूएई। और इन सब पार्टिकुलर रीजन में जो आप पॉपुलेशन देख रहे हो ना इतनी ज़्यादा, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, इसका रीज़न है कि जो टाइमलाइन है इंडियन डायस्पोरा का माइग्रेशन का, वो आप देख सकते हैं कि पहली जो भारतीय का माइग्रेशन हुआ था वो 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने गिरमिटिया अरेंजमेंट, जी हाँ आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गिरमिटिया अरेंजमेंट के तहत हमारे जो फार्मर्स थे इंडियन, उनको काम करने के लिए
अपने कॉलोनीज में, चाहे वो ईस्ट पैसिफिक हो या कैरिबियन आइलैंड, जी हाँ कैरिबियन आइलैंड आपको यूएसए के ईस्ट साउथ में मिलेगा, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे, उसी में के आसपास आपको ये सूरीनेम भी मिलेगा। तो वहाँ पे फर्स्ट माइग्रेशन इंडिया से हुआ था अर्ली 20th और 19th सेंचुरी में। उसके बाद जो है ना सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन आया था, जब भारतीय सिंगापुर मलेशिया में काम करने के लिए वहाँ के खेतों में चले गए, जब साउथ एशिया की तरफ भारतीयों का माइग्रेशन हुआ। मैं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, और इसमें लगभग 20 लाख जो है इंडियंस, स्पेशली साउथ इंडियंस जो है वो यहाँ पे चले गए। और इसलिए आप नाम देख सकते हो मलेशिया। मलेशिया का मतलब वहाँ पे मलयालम लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब इंडियन मुल्क के जो तमिलनाडु, केरला, इन सब के लोग जो है वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अगर वही आप थर्ड एंड फोर्थ वेव की बात करोगे तो जो हमारे प्रोफेशनल है, आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में, चाहे आप चीफ जायंट गूगल की बात करो तो वहाँ पे आपको सुंदर पिचाई मिलेंगे CEO, चाहे आप इन्फोसिस की बात करो, तो जितने भी वर्ल्ड के टॉप IT है, चाहे आप यहाँ पे देखें पेप्सी, वो भी भारतीय मूल के वहाँ पे CEO हैं। इवन वीज़ा जो आप कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड, उसके भी CEO हैं। तो इन सब को अगर आप देखोगे ना तो सारे ये स्किल्ड वर्कर है। इससे पहले जो 2 माइग्रेशन हुई थी वो अनस्किल्ड फार्मर्स थे वहाँ पे, लेकिन अभी जो है वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो IT प्रोफेशनल्स होते हैं, वो चार्टर अकाउंटेंट मिलेंगे आपको, डॉक्टर्स। या हाल ही में एक WHO की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत अब डॉक्टर्स को एक्सपोर्ट करता है टुवर्ड्स द यूरोपीय यूनियंस, स्पेशली UK, फ्रांस, इटली, यहाँ पे जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड। और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्रदूत की एक भावना है, आज इंडियन हम राष्ट्रदूत देखते हैं, वो हमें प्रेजेंट करता है पूरे इंडिया को वहाँ पे, और जो हमारी कल्चर है उसको वो स्प्रेड करते हैं, किस तरीके से इंडियन का डिसिप्लिन है उसको वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हम उन्हें राष्ट्रदूत बोलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं भारत की जो ये डायस्पोरा है, और उसके साथ साथ हमें बेनिफिट्स क्या मिलता है। तो आपको पता होगा कि जब हमारे भारतीय कहीं बाहर के देशों में जाते हैं तो वो वहाँ से रेमिटेंस, और इस बार 2022 में वर्ल्ड रिकॉर्ड रेमिटेंस इंडियंस ने अपने देश में भेजा। पहली बार रेमिटेंस के इतिहास में $100 बिलियन की जो रेमिटेंस, वो इंडिया एक पहली कंट्री बनी है जहाँ पे आया है। और ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो अब आपको एक तरीके से डायस्पोरा है वो स्किल्ड हो रही है। आपने देखा होगा कि जो हम एक तरीके से ऑयल की डिमांड के कारण से जो पहले गल्फ़ कंट्री, गल्फ़ कॉरिडोर में काम करने जाते थे, अब वो हमारी स्किल्डनेस बढ़ गई है। चाहे अब आप गल्फ़ में रहिए तो वहाँ भी आपको IT प्रोफेशनल दिखेंगे, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वो भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो लोग जो है ना तेल पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है, और इस कारण से वो लोग भी अपने जो सेक्टर्स है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। चाहे आप बोल सकते हो लाइक टूरिज़्म के क्षेत्र में हो या IT हब को बनाना हो, तो जो वो लोग अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, वहाँ भी इंडियन की नीड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब जो हमारे डायस्पोरा है वो USA, यूरोपियन कंट्रीज़ में आज प्रोफेशनल से जा रहे हैं, और ये चीज़ भारत के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी बिहेवियर्स होती है, उनकी जो लिविस स्टाइल होती है, वो चीज़ें भारतीयों को गौरवान्वित करता है। और मैंने जो ये टाइमलाइन बताया उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो भारत सरकार कैटेगराइज करते हैं ओवरसीज़ इंडियन को 3 पार्ट्स में, जैसे नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जैसे आप NRI बोलते हैं। तो एक्चुअली में अब ये भारत के तो सिटीजन्स नहीं है, लेकिन भारतीय मुल्क हैं, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वो हमारे भारत को एज अ राष्ट्रदूत वहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अगर आप वही देखोगे तो दूसरा कैटेगरी आता है एन ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCI कार्ड। आपने सुना होगा कि जब से मोदी सरकार आई है तो तब से आपको क्या हो गया यहाँ पे कि एक कार्ड बनी थी OCI, इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया जा रहा है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के वो नागरिक जो जनवरी 26, 1950 से पहले भारत के सिटीजन थे, और वो आफ्टर जनवरी 26, 1950 एक तरीके से, तो ये जो डेडलाइन है ना जनवरी 26, 1950, इससे पहले, और जो भारत पहले की थी उससे पहले की टेरिटरी, चाहे वो पाकिस्तान, मतलब आज़ादी से पहले की टेरिटरी, अगर वहाँ के कोई रेसिडेंशियल है तो उसे इंडियन गवर्नमेंट जो है ना OCI कार्ड दे सकती है। और थर्ड कैटेगरी था जिसे ऑब्सोलेट हटा दिया गया 2015 में और मर्ज कर दिया गया OCI कैटेगरी के साथ, उसे बोलते थे पहले पर्सन्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है, और अभी जो रिपोर्ट है आपको वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इसमें बिल्कुल भारत लार्जेस्ट एमिग्रेंट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड रखता है, और ये हम लोग बीट कर चुके हैं मैक्सिको। देखिए आप हमेशा USA और मैक्सिको के बॉर्डर पे कुछ इस तरह की इशूज़ देखते होंगे, तो फिर भी हम लोग
जो लीगली माइग्रेंट है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी होती है और दूसरा जो एक कल्चरल इम्पैक्ट होता है ना पूरी दुनिया पे, वो चीज़ें यहाँ पे जब भारतीय जाते हैं तो उसके साथ साथ जो उनकी कुजून होती है वो भी वहाँ पे जाती है, उनकी जो पोशाक होती है वो भी वहाँ पे जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और हमने बीट किया मैक्सिको को, रशियन को ही नहीं बल्कि चाइना को भी हमने बीट किया। और अगर आप देखोगे तो एक जो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2021 के दिसंबर 31 तक हम लोग पूरे भारतीय लगभग 5 करोड़ के आसपास ओवरसीज इंडियन में रहते हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको रेमिटेंस के बारे में बता दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब होता क्यों है, तो देखिए जैसे जैसे भारतीयों का जमावड़ा पूरे वर्ल्ड पे छिड़ रहा है वैसे वैसे हमारे भारत सरकार भी पीछे नहीं हट रही, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी जो एक तरीके से लीडर्स हो, वो कोशिश करते हैं कि सुविधा जो है वो इंडियन को दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने जो पेमेंट की इशूज आती थी उसमें अब 4 चांद लगा रहा आपको यूपीआई और जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने हाल ही में हमारे जो एनआरआई होंगे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जी हाँ नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, हमारे देश की वो है नहीं लेकिन उनके जो जनरेशन्स यहाँ पे हैं, उनके जो परिवार वाले यहाँ पे हैं, उनके लिए पैसा भेजते हैं। और 10 कंट्रियों के लिए अब यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम चालू कर दिया। और ये कंट्रीज़ इसमें यूएसए हैं, यूके हैं, सिंगापुर, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं ना, इस यूपीआई के ट्रांजैक्शन लिस्ट से भी आपको पता चलेगा कि हमारी जो रेमिटेंस है अब गल्फ़ कंट्री से नहीं आ रही है, ये डाइवर्सिफाइड होकर के आपको यहाँ पे कहाँ पे जा रही है, तो जो भी डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे जा रही है। और कभी कभी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो इशूज है, जो मैंने आपको बात किया, चाहे वो कफाला सिस्टम हो आपको गल्फ़ नेशंस का, या आप बोल सकते हैं जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशंस होती है, कभी कभी आप देखते हैं इंडियन पे रेसिज्म किया जाता है। तो इन तरह की चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो लेविश स्टाइल है वो तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो स्किल्स प्रोफेशनल है वो उठा लेते हैं, लेकिन जो एक मास है 5 करोड़ लोग बहुत कम नहीं है। आप इमेजिन कीजिएगा कि इसमें से आपको बहुत ऐसे भी मिलेंगे जो फार्मर्स होंगे, जो ड्राइवर्स होंगे, जो ट्रक चलाते होंगे। तो इनके लिए जो है ना कहीं भारत सरकार भी कोशिश कर रहा है कि जो हमारे काउंटर कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल करके जो है एक अच्छी रूल्स और रेगुलेशन इंडियंस के लिए बनाया जाए जो उस कंट्री में रह रहे हैं। और इसलिए ये आर्टिकल देख सकते हैं कि देखिए जो हमारी डायस्पोरा डिप्लोमेसी है वो फ्रूटफुल तो है, रेमिटेंस आ रहा है, हमारी पूरी दुनिया में जो है ना एक तरीके से पहचान बन रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट्स धीरे धीरे जो है पावरफुल हो रहा है, बट सभी के लिए नहीं है। और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि पूरी इंडिया स्वस्थ रहे, बाहर में स्वच्छ रहे और जो है एक तरीके से पूरी दुनिया में हमारी नाम रोशन करे। तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स ऑफ विजिबिलिटी है, इसके आसपास आपको पॉलिटिक्स ऑफ जो इंडियन डायस्पोरा है उनके हेल्थ, उनके ह्यूमन राइट्स की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो हम लोग चटनीफिकेशन ऑफ कल्चर करते हैं, ऑब्वियसली चटनीफिकेशन कहने का मतलब जो मिलावटें हम लोग करते हैं ना वो अपने आप में अमूमन हिस्टोरिक होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पहली बार कुछ साल पहले आपको यूएसए ने दिवाली फेस्टिवल को जो है ना एज अ फेडरल नेशनल हॉलीडे घोषित किया। फ्रांस जो है यूरोपियन योगा फेस्टिवल को आयोजित करता है। आप देखते होंगे कि जो हमारी गल्फ़ नेशंस है वो योगा डे मनाता है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो जाए, यूएई और इवन जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है जो कि दुनिया की सबसे इजी लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामेबल लैंग्वेज में सबसे इजी ऐसा रिसर्च में बताया गया है, उनकी जो एक तरीके से ग्लोबल इंटरेस्ट है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो ये सब मिल करके हमारे सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो किस तरीके से यहाँ पे पूरी दुनिया को, यहाँ पे इंडिया का नाम रोशन कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।